Hello student, welcome to New Way Coaching Classes. Myself Mamta Khandelwal. Today we will discuss about which date are important for us, कि कौन सी डेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होती हैं। इससे पहले हम कुछ रिकॉल करेंगे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर है वो क्या स्टडी है वो किया था और उसको हम इसके साथ में लिंक करते हुए हैं वो चलेंगे कि दोनों चीज़ें हैं वो कैसे एक दूसरे से हैं वो कनेक्ट है। हमने कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे लिए डेट इम्पॉर्टेंट है वो क्यों है, वाई डेट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो डेट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ों को या कुछ टाइम पीरियड को एक दूसरे से लिंक करने के लिए डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये लिंक करने के लिए डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब इसमें कौन सी डेट को हमें इम्पॉर्टेंस देनी है और कौन सी डेट हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वो नहीं रखते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि विच डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि कौन सी डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा जिससे हम लोग क्या करते हैं अपनी एक इम्पॉर्टेंस एक डेट को है वो चूज करते हैं कि ये डेट हमारे लिए है वो इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन इवेंट, ऐसी डेट जो किसके ऊपर डिपेंड हो, इवेंट्स के ऊपर है वो डिपेंड हो, तो वो डेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि हमारे लिए हमारी बर्थ डेट इम्पॉर्टेंट होती है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसकी वो डेट इम्पॉर्टेंट होगी, या हमने हमारी लाइफ में किस दिन ऐसा बहुत अच्छा काम किया है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। सिर्फ इतनी ही डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ज़्यादा तो हम रोज क्या क्या काम करते हैं वो रोज की डेट तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो हाँ, जो इवेंट है हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट वो डेट क्या होती है हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है वो रखती हैं। तो अब इसके आगे कि हमारे लिए जो इवेंट और मोस्ट जो इश्यूज हैं वो किस तरीके से एक डेट्स के साथ में कनेक्ट कर हैं वो हम हिस्ट्री को डिस्कस या हम हिस्ट्री को आगे स्टडी हैं वो करते हैं। इफ वी चेंज अवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली डेट विल ऑल्सो चेंज। देखो हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, इवेंट, या कोई इवेंट होता है या फिर कोई इश्यूज हैं जो हमारी लाइफ में हुए हैं। जैसे हम बैटल्स के बारे में बात करते हैं, पहले के जो भी इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे उनके लिए बैटल भी इम्पॉर्टेंट होते थे, तो उनके लिए वो बैटल की डेट इम्पॉर्टेंट हो गई, या फिर उनका जो बर्थ डेट है वो इम्पॉर्टेंट हो गया, या फिर उनको कब क्राउन किया गया था, कब वो राजा बने थे, वो डेट उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो हमारे लिए कुछ ऐसी डेट जो हमारी लाइफ में क्या लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, तो वो डेट हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट है वो हो जाती हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि जो डेट एक पर्टिकुलर एम्पायर के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो डेट इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या वही डेट सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने आपको बोला था कि मेरी डेट बर्थ डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती होगी, या आपकी जो बर्थ डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो। तो इसीलिए हर अलग अलग रूलर की या हर अलग अलग हिस्टोरियंस के लिए अपना जो टाइम पीरियड है उसकी एक अलग डेट है वो इंपॉर्टेंस है वो रखती है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। History written by British historian would consider ruler of governor as important। जो हिस्ट्रियाँ ऐसे हिस्टोरियंस जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस हो, जो क्या करते हो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखते हो या ब्रिटिशर्स के क्राइटेरिया से वो लोग क्या करते हैं सोचते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, उनके लिए गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट होंगे। क्या होंगे, गवर्नर जनरल उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो होने वाले, क्योंकि हमारे लिए प्रेसिडेंट जैसे आजकल का टाइम पीरियड है उसमें प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर वो इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में जो मेन हेड होता था ब्रिटिशर्स का उसको क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल है वो बोला जाता है। तो उन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, ऐसी चीजें या फिर ऐसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो उनके किससे रिलेटेड हो, उनके गवर्नर जनरल से है वो रिलेटेड हो, तो वो उन डेट को क्या करेंगे क्लासिफिकेशंस करेंगे, और सारी की सारी जो उनकी चीजें हैं वो किसके अराउंड में होगी, ब्रिटिश के अराउंड में है वो होने वाली है। तो उन हिस्टोरियंस के लिए ब्रिटिश टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक सोर्स और बताऊंगी, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 2 गवर्नर जनरल को है वो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के थ्रू शो किया है। एक गवर्नर जनरल है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के यानी कि इंडियन टाइम पीरियड के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है उनका, वॉरेन
हेस्टिंग। ये हमारे ब्रिटिश इंडिया के यानी कि इंडियन टाइम पीरियड के, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर ये सबसे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। जब कब बने थे ये, 1773 के अंदर। और ये गवर्नर जनरल है वो क्या है, लास्ट गवर्नर जनरल है, इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है उनका, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना, हमें ये याद होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन से हैं और लास्ट गवर्नर जनरल हैं वो कौन से हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग। ये कब गवर्नर जनरल बने थे, तो ये 1773 के अंदर गवर्नर जनरल बने थे। और ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल है जो है लॉर्ड माउंटबेटन। अब ब्रिटिश हिस्टोरियन के जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो टाइम पीरियड है वो क्या करता है, ब्रिटिश रूलर के या ब्रिटिश गवर्नर जनरल के क्या करता है, अराउंड ही है वो रोटेट है वो होता है, क्योंकि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनके गवर्नर जनरल है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियन एंड देयर एक्टिविटीज विल नॉट हैव एनी रोल इन इट। इनके अंदर क्या होगा, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है उनके अंदर हमारी इंडियंस की कोई इंपॉर्टेंट रोल है वो इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि सभी का जो पर्सपेक्टिव है, सभी के देखने का जो नजरिया है वो क्या है, अलग अलग है। ब्रिटिश टाइम पीरियड के जो फिलोसोफर या जो पॉलिटिकल फिलोसोफर होंगे या जो इनके हिस्टोरियंस है वो किसके पर्सपेक्टिव से देखकर सारी चीजें लिखेंगे, वो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें देखकर है वो लिखने वाले हैं। तो उनमें इंडियंस की जो एक्टिविटीज है उनको इतनी इंपॉर्टेंस है वो उस समय है वो नहीं दी जाएगी। But when we will write the history from Indians perspective, a new set of date will become more important for us. उसी के थ्रू हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर कोई इंडियन पर्सन या कोई इंडियन हिस्टोरियंस है जो क्या कर रहा है, इंडियन हिस्ट्री को है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इंडियन हिस्ट्री को है वो राइट कर रहा है, तो वो किसके पर्सपेक्टिव से काम करेगा, तो वो इंडियन पर्सपेक्टिव से है वो काम है वो करेगा कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, हम लोग क्या सोचते हैं। हमारे लिए ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा महान नहीं होंगे, वो हमारे लिए इतना अच्छा ज्यादा काम नहीं कर रहे, बट उनको लगता है कि उनके थ्रू, उनके पर्सपेक्टिव से वो उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे थ्रू से वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है उनको लगता है कि इंडिया इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सारे लोग हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है और वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं, अपनी थिंक करते हैं और अपनी हिस्ट्री को है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो वो हिस्ट्री जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है तो उनका डेट और टाइम पीरियड भी क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए हर एक इवेंट, हर इशू सभी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और हर हिस्टोरियन, अब हमारे लिए कोई टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या फिर हमारे लिए कोई डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो वो सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सभी के लिए। तो ये चीज हमें इसके अंदर समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हिस्ट्री के अंदर डेट इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको बोल दिया कि डेट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है और उसके अंदर की कौन सी डेट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सबके पर्सपेक्टिव से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर ब्रिटिश हिस्टोरियन है तो उनके पर्सपेक्टिव से डेट को चूज करेंगे, या उनके जो टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं, बैटल हुए हैं, इश्यूज हैं, या उनके गवर्नर जनरल हैं वो उनके थ्रू काम करेंगे या उनकी डेट को है वो इंपॉर्टेंस देंगे। या फिर अगर कोई इंडियन हिस्टोरियंस है तो वो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर काम करेगा और उसके लिए जो इंडिया की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है वो रखने वाली है। तो ये था कि हमारे लिए कौन सी डेट है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये हमने यहाँ पर है वो समझ लिया है। अब जितनी भी चीजें हैं वो हमें यहाँ पे, ये जो बड़े बड़े जो नाम होते हैं, डेट्स, इवेंट, इश्यूज, इनको हमें यहाँ पे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आगे जब भी चलेंगे तो ये चीजें हमको इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, तो वहां पे हमको एक वर्ड को पढ़कर उस पूरे चीज को, हिस्ट्री को समझने में हमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए हमें उसको स्टडी है वो करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज, कि पीरियोडाइज क्या होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि पीरियोडाइज क्या है, हमें पीरियोडाइज क्यों करना पड़ता है वो हम चीज बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि पीरियोडाइज हमारे लिए क्या है, ये मीनिंग क्या है पीरियोडाइज की। पीरियोडाइज का मतलब होता है एक जैसी रिलेट करने वाली चीजें को हम क्या करते हैं, एक पीरियड के अंदर है वो डालते हैं कि ये चीजें क्या है, सारी की सारी एक जैसी हैं, ये एक जैसे काम कर रही हैं, या इनका जो पर्सपेक्टिव है वो एक जैसा है, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग पीरियड के अंदर डिवाइड है वो कर देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे हमारी स्कूल होती है,
हमारे स्कूल में क्या होता है, अलग अलग पार्टीशन के अंदर या फिर अलग अलग सेक्शन के अंदर या अलग अलग क्लासेस के अंदर हमको क्या किया जाता है, डिवाइड है वो किया जाता है। जैसे हम लोग नर्सरी वगैरह क्लास में होते हैं तो उस समय जो नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी की जो जितनी भी क्लासेस होती हैं जिनको हम प्राइमरी क्लासेस है वो बोलते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं। तो प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर बच्चों का जो भी जितना भी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, एक होता है। वो एक जैसे स्टडी करते हैं, उसके बाद में आप फर्स्ट में आगे, सेकेंड में आगे, थर्ड में आगे, फोर्थ में आगे, फिफ्थ में आगे, वहां पे जितना भी जो भी स्टडी होगी या फिर जो भी बच्चों का जो माइंडसेट है या फिर जितने भी बच्चे होंगे वो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं, ज्यादा कोई उनमें चेंजेस हाँ वो हमको देखने को नहीं मिलते। तो वो टाइम पीरियड को क्या करते हैं, हम एक में डाल दिया, हमने प्राइमरी क्लासेस में डाल दिया। उसके बाद में जो 6 से लेकर 8 तक या 6 से लेकर 10 तक की जो क्लासेस हैं उसको हम क्या करते हैं, सीनियर में है वो डाल देते हैं, है ना, सीनियर सेकेंडरी में हम उसको डाल देते हैं, फिर और सेकेंडरी के अंदर उसको है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्कूल के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग पीरियड के अंदर या फिर अलग अलग टाइम या अलग अलग हमने उसको नाम दे दिया है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर केजी, जितने भी जो क्लासेस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो उसी तरीके से हम हिस्ट्री को समझने के लिए कि इतना जो टाइम पीरियड है वो अलग था, इसके बाद का टाइम पीरियड अलग है और उसके बाद का होने वाला टाइम पीरियड भी क्या है, अलग होगा, तो उसको भी हमने क्या किया है, पीरियडाइज है वो किया है। तो यहाँ पे पीरियडाइज का मतलब होता है एक जैसी चीजों को हमें क्या करना है, अलग अलग पीरियड के अंदर है वो डिवाइड है वो करना है। तो अब हमें पीरियडाइजेशन की जरूरत है वो क्यों पड़ती है, ये हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर पीरियडाइजेशन का मतलब है वो क्या निकलता है। सीधी सी बात है, हम लोगों ने देख लिया है कि पीरियड के अंदर क्यों चेंज करते हैं। वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि जो एक थोड़ा थोड़ा जो चेंज हमारे टाइम पीरियड के अंदर आता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब है वो कर सकते हैं। इसको हम आगे और एग्जाम्पल के साथ में है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है इनका, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 के अंदर, ये क्या है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। अब स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के जो पर्सन है उनको स्कॉटिश बोला जाता है, जैसे जो ब्रिटेन के पर्सन है जिनको ब्रिटिश बोला जाता है, उसी तरीके से जो स्कॉटलैंड के जो पर्सन होते हैं, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटिश बोलते हैं। जैसे इंडिया के इंडियंस बोला जाता है उसी तरीके से स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, स्कॉटिश। तो यहाँ पे एक जेम्स मिल नाम के एक पर्सन है जो क्या है, स्कॉटिश इकोनॉमिक है। इन्होंने, ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इन्होंने क्या किया है, एक बुक राइटन की है। इस बुक का नाम आपको बहुत अच्छे से है वो याद रखना है। इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में इन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री को 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड है वो किया है। अब कौन कौन से हिस्ट्री के 3 पार्ट इन्होंने डिवाइड किए हैं, तो इन्होंने हिस्ट्री का डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। किस तरीके से किया है, रिलीजन के तौर पे किया है। हिंदुज्म एक अलग रिलीजन है, मुस्लिम एक अलग रिलीजन है और ब्रिटिश का खुद का भी एक अलग रिलीजन है जिसको हम क्रिश्चियनिटी भी है वो बोल सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन है इस बुक के अंदर हिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है वो कर दिया है। दिस पीरियडाइजेशंस कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। देखो बहुत सारे लोगों ने, जो जेम्स मिल ने जो ये डिवाइड किया है हिस्ट्री को इस तरीके से, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, इसको एक्सेप्ट भी है वो कर लिया था। बट इसमें प्रॉब्लम ये निकल के आती है, क्या हम हिस्ट्री को एक रिलीजन्स के तौर पर देखेंगे, क्या हम हिस्ट्री को ऐसे पर्सपेक्टिव देखेंगे कि यहाँ पे हिंदुज्म अलग था, मुस्लिम अलग है, ब्रिटिश अलग है। नहीं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पर्टिकुलर हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो रिलीजन को नहीं देते। यहाँ का हम मानते हैं कि हिंदू, जब मुस्लिम टाइम पीरियड था तब क्या हिंदू नहीं थे, हिंदू को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हिंदू टाइम पीरियड था तब भी मुस्लिम थे। हाँ, हो सकता है कि उसके बहुत टाइम बाद में है वो लोग यहाँ पे आए तो उनको बहुत टाइम बाद में यहाँ पे पोजीशन है वो मिली है। बट हिंदूज, मुस्लिम ये दोनों हमारे यहाँ पर सिमिलर तरीके से, ये दोनों जो कम्युनिटी है या जो दोनों रिलीजन्स है वो हमारे यहाँ पर है वो रहते थे। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आए ब्रिटिशर्स। पर ब्रिटिशर्स भी हमारे, जब ब्रिटिशर्स थे तब भी हिंदू थे, मुस्लिम थे। बट हाँ, हो सकता है कि इनको इतनी ज्यादा यहाँ पे पोजीशन है वो इनकी अच्छी नहीं थी, इनको धीरे धीरे कर है इनको बैकवर्ड में है वो इन्होंने है वो ब्रिटिशर्स ने है वो डाल दिया था। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हिस्ट्री को 3 रिलीजन्स के अंदर है वो डिवाइड कर है वो देखें। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं वो हमारे निकल कर आती हैं। तो हमें हिस्ट्री को इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट के अंदर है वो डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो है कि व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, कि हम हिस्ट्री को
डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं, हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियडाइजेशन में या अलग अलग डिफरेंट पीरियड के अंदर क्यों उसको डिवाइड है वो करते हैं। क्या हम सारे पीरियड को एक जैसा नहीं रख सकते, या सारे पीरियड की अगर हम एक साथ में बात करेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा, क्या हम हिस्ट्री को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्या। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें धीरे धीरे हम पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल कर है वो आता है। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको जेम्स मिल के बारे में बता दिया कि जेम्स मिल क्या है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और एक फिलोसोफर भी हैं, जिन्होंने हमारे हिस्ट्री के क्या किए हैं, 3 डिफरेंट पार्ट हैं वो किए हैं। कौन कौन से पार्ट किए उन्होंने, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, ये 3 पार्ट उन्होंने किए। और ये आपको बहुत अच्छे से हैं वो याद रखना है कि जेम्स मिल ने हमारे हिस्ट्री के कौन से और कितने पार्ट हैं वो किए हैं, उनको क्या नाम है वो उन्होंने दिए हैं। तो जेम्स मिल ने ये जो पार्ट किए हैं हिस्ट्री के, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के अंदर इसको डिस्क्राइब किया है, इसको डिवाइड किया है, तो वो किस बेसिस पे किया है, उनके दिमाग में ऐसी कौन सी थ्योरी या ऐसे कौन से थॉट थे जिसकी वजह से इन्होंने हमारे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर हमारे हिस्ट्री को डिवाइड है वो किए हैं। तो जेम्स मिल क्या सोचते हैं, जेम्स मिल सोचते हैं कि जो एशियन सोसाइटीज हैं या फिर हमारी पूरा जो एशियन सोसाइटीज के अंदर जितने भी लोग हैं या यहाँ का जो सिविलाइजेशन है यूरोप के अंदर, वो क्या है, यूरोप से क्या है, बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल का। इनको लगता है कि इंडियंस या इंडिया के आसपास का जितना भी एनवायरमेंट है वहाँ के लोग क्या है, बहुत ही लोअर लेवल के हैं, उनके पास में अपने सिविलाइजेशन को बेटर करने के लिए कोई भी थॉट नहीं है, या फिर वो जिस तरीके से रहते हैं वो बिल्कुल भी बेटर नहीं है। तो उन्होंने हमारे यहाँ के सिविलाइजेशन को बेटर करने के लिए, हमारे यहाँ की पोजीशन को और ज्यादा सुधारने के लिए इन्होंने हमारे जो ये टाइप है हिस्ट्री के इसको किए हैं। और इन्होंने सोचा है कि यहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, ब्रिटिशर अगर हमारे सिविलाइजेशन को ये ट्रेड तो कर ही रहे ब्रिटिशर यहाँ पे, अगर वो टेरिटोरी को भी अपने कंट्रोल ओवर में करेंगे तो हो सकता है कि इंडिया क्या करे, या फिर जो एशियन सोसाइटीज हैं, एशियन जो सिविलाइजेशन है वो और ज्यादा प्रोग्रेस है वो कर सकते हैं। बट अगर यही पर्सपेक्टिव अगर जेम्स मिल का है तो उनकी जगह वो बहुत सही थे, क्योंकि उनको वो लगता था कि हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं या फिर ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में आकर है वो क्या किया है। And this idea of history, British rule and they represent all the forces of program and civilization। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि ब्रिटिश ने इंडिया में आकर हमारे यहाँ के जितनी भी प्रोग्रेस थी वो बढ़ानी तो कहीं और रही, उसको और ज्यादा क्या कर दिया था, डाउन है वो कर दिया था। इससे पहले का जो हमारे हम एक तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो टाइम पीरियड था, क्या वो इतना गिरा हुआ था या इतना लोअर लेवल का था, नहीं। हम उल्टा हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ के जो स्पीसीज है, जो मसाले हैं वो हम बाहर कंट्री को क्या करते थे, सेल है वो कर देते। हमारे यहाँ की ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंचाइजीज हो गए, डच हो गए, उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर आकर है वो बिजनेस है वो किया है। इसीलिए तो अगर बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ आकर बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारे यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, हमारे यहाँ की जो क्रॉप कल्टीवेशन है बहुत बेटर होगी, तभी तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर आकर है वो बिजनेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो चीजें हैं, कॉटन हो गया, स्पीसीज हो गए, बाहर की कंट्रियों में क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो हमारी कंट्री बिल्कुल भी लोअर लेवल की है वो नहीं हो सकती थी। बट सबका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, अलग अलग है वो रहता है। तो इनको लगा कि क्या होंगे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या करेगा, प्रोग्रेस हाँ वो करेगा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन डार्कनेस। उनको लगता था कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो क्या है, डार्कनेस टाइम पीरियड है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है। तो इसी तरीके से हम जब कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि हर स्टूडेंट्स क्या कहना चाहता है और हमारे पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें हैं वो कितनी सही है या वो कितनी गलत है। कैन सच ए कंजप्शन टू बी एक्सेप्टेड टूडे, हिंदू मुस्लिम, क्या ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम्स को नहीं फॉलो मान के चलते थे या मुस्लिम्स वो हिंदू को नहीं मान के चलते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक टाइम पीरियड ऐसा भी था, हाँ हम बात कर सकते हैं द अकबर ग्रेट की, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बहुत ही अच्छी प्रोवाइडेशन है वो उस टाइम पीरियड के अंदर है वो दी थी, क्योंकि उनको लगा कि अगर मुझे यहाँ पे इंडिया के अंदर रूलिंग करनी है तो मुझे हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या करना होगा, इक्वलिटी है वो प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाकर मैं इंडिया में सारे लोगों को अच्छे से अपने अंदर मैं अच्छे से रूलिंग है वो कर पाऊंगा।
तो ये था कि हमें हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट के अंदर पीरियडाइजेशन करने की जरूरत है वो क्यों पड़ती है। इसके बाद भी हमारा एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसको हमने अलग अलग हिस्टोरियंस ने क्या किया है, अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड है वो किया है। किस तरीके से डिवाइड किया है इसको? दे बॉट द चेंजेस इन वैल्यू, टेस्टेड, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। उनको लगता था कि जो हिंदू टाइम पीरियड है उसके अंदर जो कस्टम, जो वैल्यूज हैं वो उनकी क्या है, अलग अलग हैं। हिंदूज की वैल्यू अलग है और मुस्लिम्स की वैल्यू है वो भी क्या है, अलग अलग है। उनकी प्रैक्टिस अलग है, उनके टेस्टेड भी अलग हैं। तो उन चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो दे दी। उनको ये पर्सपेक्टिव है वो उनका वहाँ पे सेट हो गया, उनका वहाँ पे वो नज़रिया सेट हो गया कि हिंदू भी अलग है और मुस्लिम भी हैं वो अलग हैं। बट ये चीज़ बहुत इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंडियन एक ऐसी, या हिंदूज में हम बोल सकते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा रिलीजन है जो सभी को साथ लेकर चलने में बिलीव है वो रखता है। इसीलिए हम इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ रिलीजन के तौर पर डिवाइड कर हैं वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। उसके बाद में हमारी इंडियन हिस्ट्री के और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए हैं जो हमारे हिस्टोरियंस ने उनको क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश है वो की है। इसमें एक और क्लासिफिकेशन है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे भी ब्रिटिश के ही एक हिस्टोरियन है, उन्होंने हमारे इंडियन टाइम पीरियड को डिवाइड किया है। जो किस तरीके से डिवाइड किया है, एशियन, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है वो हम लोगों को दिखाई देता है। क्या है वो डिफेक्ट? इसमें लगता है कि जो एशियन टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हिंदुज्म का जो पहले का टाइम पीरियड है, बहुत पुराना जो टाइम पीरियड है उसको हमने एशियन टाइम पीरियड में डाल दिया। फिर जहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम्स का जो फाउंडेशन जहाँ से होता है उसको हमने मिडाइवल में डाल दिया। बट जो मॉडर्न टाइम पीरियड, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड को जो मॉडर्न टाइम पीरियड बोला जाता है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब उस टाइम पीरियड में हम मॉडर्न कहाँ थे, उस टाइम पीरियड की टेक्निक मॉडर्न कहाँ थी, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं थी। तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत कम हमें है वो समझ में है वो आता है। हाँ, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, हिस्टोरियंस अपने तरीके से सोचते हैं और हम लोग हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी कि हमें डेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कौन सी डेट हमारे लिए ज़रूरी है और हम हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड है वो करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? हम कॉलोनियल के अंदर पढ़ने से पहले कि कॉलोनियल क्या है, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनियल से पहले एक थॉट को या एक चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हमें कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियल के जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड है वो होगी। ब्रिटिश कम इन इंडिया, ब्रिटिश जब हमारे इंडिया के अंदर आए उस समय क्या था, हमारे यहाँ पर लोकल नवाब और क्या थे, राजा थे, नवाब से और राजा थे। उन्होंने यहाँ पे क्या की थी, हमारी रूलिंग है वो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर पहले से ही है वो रूलिंग कर रहे थे। उसके बाद से हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर हमारे जो लोकल जितने भी हमारे अलग अलग जो रिलीजन है, अलग अलग जो हमारे स्टेट जो बने हुए थे, उनको उन्होंने अपना कंट्रोल या वहाँ पे अपनी एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टार्ट है वो कर दी, उन्होंने अपना वहाँ पे रूलिंग है वो कर दिया। दे स्टार्टेड सब्जुकेटेड द लोकल, उन्होंने हमारे धीरे धीरे अपनी हमारे यहाँ की जितने भी लोकलाइजेशन थो उसको अपने कंट्रोल ओवर में लेना है वो स्टार्ट कर दिया। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, धीरे धीरे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को, हमारे यहाँ का जो सिविलाइजेशन है उसको धीरे धीरे हमारे उनके कंट्रोल ओवर में है वो उन्होंने ले लिया। अब कि कॉलोनाइजेशन क्या है? कॉलोनाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को हमने कॉलोनाइजेशन नाम दिया है जो क्या है, व्हेन द सब्जुकेटेड ऑफ वन कंट्री बाय अदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज वी रेफर टू प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशंस। एक ऐसी कंट्री, एक अदर कंट्री जो क्या करती है, दूसरी कंट्री पे कंट्रोल ओवर करने की कोशिश करती है, किस बिहाफ पे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज है वो उसके अंदर है वो लाती है। इस पूरे प्रोसेस में वो क्या करती है, अपनी एक कॉलोनी का फाउंडेशन है वो कर देती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सोशलाइटी को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, अपना उनका जो कल्चर होता है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में एक अदर कंट्री उसके ऊपर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कॉलोनाइजेशन।
अब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का मीनिंग समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे बाकी सारे चैप्टर्स को, तब आपका सिर्फ एक वर्ड होगा, या तो कॉलोनियल होगा या फिर कॉलोनाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलोनाइजेशन हम उस टाइम पीरियड को या उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे अदर कंट्री लीड कर दूसरी कंट्री को क्या कर रही है, या दूसरे जो बाकी जो एरिया है वहाँ पे अपना कंट्रोल ओवर है वो ला रही है, उसी प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन है वो बोलते हैं। ठीक है, आज का मैं ये चैप्टर है वो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉलोनाइजेशन के बाद का जो हमारी जो जितने भी हिस्ट्री के अंदर जो भी हुआ है, कि हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो किस तरीके से होते थे, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड को है वो रखा जाता था, इंडियन हिस्ट्री किस तरीके की थी, तो वो हम इसके आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है वो दे दूँ। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए आपको उनको सॉल्व करने की कोशिश है वो करनी है। हाँ, उसके बाद में अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इसके वीडियो के कमेंट में लिखकर है वो बता सकते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार इनको समझा देती हूँ, पर आंसर आप ही को लिखने हैं। एक नोटबुक लेके बैठना और जितना भी पढ़ाया है उसकी इंपॉर्टेंस या इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, राइट करने हैं, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और इनके आंसर्स भी हैं वो उनको आपको वहाँ पे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हमने बात की है कि हमारे इंडिया के लास्ट वायसराय या गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे। दोनों नाम से बोल सकते हैं, वायसराय भी बोलते हैं और गवर्नर जनरल भी हैं वो बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इंडिया के लास्ट वायसराय हैं वो कौन थे। सेकंड क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट मैप एंड व्हेन। किसने हमारे इंडिया का फर्स्ट मैप है वो किसने बनाया था और कब बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज जेम्स मिल। हमें बताना है कि जेम्स मिल है वो कौन थे। हाउ डिड मिल्स डिवाइड इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड है वो किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु ब्रॉट द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसने है वो लिखी थी। एंड सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन। तो इनके आंसर्स हैं वो आपको लिखने हैं। और अगर आपको दोनों वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या इस स्टार्टिंग वीडियो के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, उस पर भी अगर आप आसपास में सिरोही या छिंगवन सुमेरपुर के अगर हो आप यहाँ के लोकल एरिया के, तो आप उसके ऊपर कॉल कर भी हैं वो मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें हैं वो नोट डाउन भी हैं वो करनी है। थैंक यू सो मच।